जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे होंगे आज हम लोग मौजूद हैं प्रगति गुप्ता जी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने थंबनेल में भी आपको दिखा रखा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में भी कर रखा हुआ है कि आज प्रगति गुप्ता जी से इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका कैसे उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी फॉलो की और आप लोगों को भी जो एक भेजा गया था कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। उन सारे सवालों को भी पूछेंगे, साथ ही साथ इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की और कैसे कैसे सारी चीज़ों को पार करते हुए आज उन्होंने फाइनल सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम इन्होंने निकाला हुआ है। और आज ये लगभग 4 या 5 दिन या कह सकते हैं 1 हफ्ते से इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्वाइन कर चुकी है और काम भी कर रहे हैं। तो साथ ही साथ इनका एसएससी स्टेनोग्राफर में भी हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की। बाकी जितने सवाल आप लोगों ने भेजे हुए हैं उन सारे सवालों को भी मैं आज पूछूंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। मैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्टेड हूँ और एसएससी स्टेनोग्राफर में मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है। अभी मैं 10 दिन से इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू बस्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्वाइन कर चुकी हूँ और जहाँ मेरा काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो कुछ बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस क्या था, क्या आपने किया था उसमें? सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पहले रिटन एग्ज़ाम होता है वो MR बेस्ड, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 इंग्लिश, 25 GS और 25 हिंदी से आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें हमने सारा सब्जेक्ट, मेरी पढ़ाई तो पहले से ही चल रही है तैयारी, तो हमने जो पेपर दिया था उसमें हमारे एग्ज़ाम मतलब रिटन में मार्क्स अच्छे आए थे। फिर उसके बाद उसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का एग्ज़ाम जो होता है वो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है पूरा। तो 50 नंबर का शॉर्ट हैंड और 50 नंबर में 25 हिंदी और 25 इंग्लिश की टाइपिंग होती है। वो सारा कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो इस नाते इस बार जो है अच्छे से मेरा एग्ज़ाम हुआ और अभी फाइनल सिलेक्शन मिल गया है। तो ऐसे था सब। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी लगभग कॉमन था कि स्किल टेस्ट इसमें भी था। ऐसा नहीं कि स्टेनोग्राफर के कोई पद पे बैठा हो और शॉर्ट हैंड वगैरह ना लिखना पड़ा हो, और जैसा मैटर रहता है उन सब चीज़ों को भी अभी चर्चा करेंगे। तो अभी तक का आप मुझे बताइएगा कि लगभग कब से आप तैयारी में लगे हुए हैं, और ये भी बताइएगा कब से आप सीरियस हुए तैयारी को लेकर? सर, तैयारी तो 2017 से मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा जब हम अच्छे से अवेयर हुए, सीरियस हुए हैं, वो टाइम था मेरा दिसंबर 2018 से। तो 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था एसएससी स्टेनोग्राफर का, जिसमें मैं क्वालिफाई थी रिटन, और लेकिन थोड़ा शॉर्ट हैंड में अच्छे से सीख नहीं पाई थी उस टाइम, तो इस नाते मेरा शॉर्ट हैंड में क्वालिफाई नहीं हो पाया था। फिर 2018 में सिलेक्शन लिया मैंने, मतलब फाइनल सिलेक्शन उसमें भी नहीं हो पाया क्योंकि शॉर्ट हैंड तो तैयारी हो गई थी, कुछ मार्क्स कम पड़ गए थे रिटन में, इस वजह से मेरे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2019 और 20 में भी ऐसा ही हुआ। 2019 में 1.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया एसएससी स्टेनो में, और 2020 में भी कुछ 3-4 मार्क्स से रह गया है। फिर अभी 2022 में फाइनली सेलेक्टेड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। कि अक्सर करके देखा जाता है कि जैसे कोई एक बार एग्ज़ाम फेस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और उसके बाद एकदम हताश हो जाता है, छोड़ देता है पढ़ाई, सोचता है कि यार 3 बार किया, 4 बार हो गया, लगभग 5 से 6 बार भी कर डालता है। फिर ऐसा होता है कि मतलब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो कर ही नहीं पाएगा, उसका होगा ही नहीं, क्योंकि भरपूर तो तैयारी उसने की हुई रहती है। तो आपने कैसे अपने आप को हिम्मत दिया कि भाई ऐसा है कि भले ही 1 नंबर से दूर हो रहा है, अभी मतलब पूरा फाइनल होने के बाद, यहाँ तक कि आपने स्किल भी हर बार निकाला एसएससी स्टेनोग्राफर का, रिटन में आपके नंबर अच्छे ही थे, बस वो कट ऑफ वगैरह का तो प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो कैसे आपने अपने आप को समझाया कि भाई ऐसा है कि मुझे लगे रहना है? कैसे मतलब हम और भी स्टूडेंट जो लगे रहते हैं, मान लीजिए उनका 2 बार भी नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, कई लोग का पहली बार नहीं हो जाता है, लेकिन आपने कैसे अपने आप को हिम्मत दिया कि चलो यार जो चल रहा है ठीक है? कैसे मतलब आपने मेहनत की? सर, मुझे थोड़ा सा शुरू से था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, फिर चाहे कितना भी टाइम लगे, कितने भी अटेम्प्ट हो जाएं, लेकिन लेना है सिलेक्शन। बिना सिलेक्शन लिए फिर क्या ही मतलब ऐसे बस रहता कि हाँ तैयारी कर रहे थे, हुआ नहीं हो पाया, ऐसे कहना सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू लगी रही, तो
मुझे ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो लेना ही है, बिना सिलेक्शन लिए छोड़ेंगे नहीं। जब यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब रिटन क्वालिफाई, स्किल क्वालिफाई और फिर डीवी तक पहुँचे, उसके बाद सिर्फ थोड़े से मार्क्स से रह जाता था फाइनल सिलेक्शन। तो फिर यही मन में आता था कि नहीं, जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुँचेंगे ही, और इसलिए मतलब मेहनत तो करनी ही है, आज नहीं तो कर लेंगे ही सिलेक्शन, जैसे भी लेंगे। बस यही एक था कि हाँ मतलब मुझे लेना ही था, मुझे सिलेक्शन लेना ही है, बस ये सोचकर मैं करती रही। अच्छा, डर तो नहीं लगा था कि यार 3 बार कर चुके, 4 बार कर चुके, या जितनी बार भी आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं होगा तो आगे अब क्या, ये कभी कभी मन में आया होगा? हाँ। तो उस वक्त मतलब आपको कैसा लग रहा था कि मतलब कि आज अभी तो लग रहा है कि चलो मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो कैसे आपको मतलब लगा कि लगे ही रहना? जैसा आपने कहा कि मैं आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेना ही लेना है, लेकिन फिर भी कैसे, और भी स्टूडेंट्स को आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ अगर कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी मैं देखता हूँ कि अगर एक बार में नहीं हुआ तो या तो टीचर पर ब्लेम करना शुरू कर देंगे, अपनी तैयारी पे भी ब्लेम करेंगे, सारी बातें करके फिर कहेंगे हटाओ यार एसएससी स्टेनोग्राफर मेरे बस का नहीं है। तो आप कैसे मतलब उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि यार लगे रहने का मतलब क्या, लगे रहना कैसे लगे रहना, इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? मतलब लोग अलग अलग तरीके से परेशान होते हैं, तो ज़रा हिम्मत बांटिए बच्चों की, क्योंकि सारे लोग की हिम्मत टूटी पड़ी रहती है। इस बार भी कई लोगों की हिम्मत टूटी ही होगी, तो चलिए बताइए कुछ। सर हिम्मत तो हमारी भी टूटती थी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तैयार थे हर चीज़ के लिए, तो हिम्मत सबकी टूटती है, क्योंकि लगातार असफलताओं को देखते हुए आदमी की हिम्मत टूट ही जाएगी, फिर कोई भी हो। तो हमारी भी टूट ही रही थी समय के साथ, और इतना वक्त हो गया था तैयारी करते करते कि अब लगता है कि अब सिलेक्शन हो जाए, कुछ चेंज हो लाइफ में, क्योंकि एकदम से वही तैयारी, वही किताबें, वही पढ़ाई, वही सारा कुछ रूटीन चल रहा था। तो इस नाते मतलब बहुत बार हिम्मत टूटी है, और फिर बहुत बार खुद को समझाया कि नहीं करना है, करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही चाहे जैसे भी। और फिर टीचर को ब्लेम करना या किसी को भी ब्लेम करना इसके पीछे सही नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की तैयारी होती है, 80% हमारा खुद का मेहनत ही होता है, और बाकी जो 20% 30% टीचर का या किसी भी अदर सोर्स से आपको जो भी हेल्प मिल रही है वो ठीक है, लेकिन सारा एफर्ट आपका ही होता है 80% वेटेज। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे, और सेल्फ स्टडी से ही सारा कुछ होना है, क्योंकि जितनी बार आप मॉक टेस्ट देंगे या एग्ज़ाम देंगे और जितनी बार आप फेलियर देखेंगे, उतनी बार आपको पता चलेगा कि मेरी से गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और कहाँ पे मुझमें कमियाँ कहाँ पे हैं, वो चीज़ें वहीं से पता चलेगी। तो इस नाते फेलियर देख के डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना है कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मेरा हो ही नहीं सकता है, मुझसे होगा ही नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब दिमाग में आता है, लेकिन ये सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। जैसे अगला ले रहा है वैसे हम भी लेंगे। जब लोगों का इंटरव्यू देखते थे तो हमें भी ऐसे लगता था कि मेरा कब होगा और कब मेरा ऐसे वीडियो बनेगा, मेरा सिलेक्शन कब होगा भी कि नहीं होगा, ये सारे सवाल मन में आते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, वही सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। इन 4-5 सालों में लगभग 2017 से अभी तक का घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा, या अगल बगल वालों का रिएक्शन कैसा रहा? मतलब होता ना कि एक लड़की अगर पढ़ने के लिए निकलती है तो बहुत सारी बातें रहती हैं, फिलहाल आपके घर वाले क्या सोचते थे आपको लेके? मेरे घर से सपोर्ट बहुत रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे पापा का सपोर्ट था मुझे, और मेरे पापा अभी तक शुरू से लेके अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, मेरी पढ़ाई में, हर चीज़ में। मुझे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ एसएससी स्टेनो ही नहीं, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देती रहती थी, वो मुझे लेकर हमेशा जाते थे साथ में। और फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला है मुझे शुरू से ही, और फैमिली में इन्वायरमेंट भी मेरे पढ़ाई लिखाई वाला बना है, क्योंकि मैंने शुरू से बनाया है। मेरे घर में ज़्यादा लोग तो नहीं है, हम और भाई ही पढ़ने वाले थे 2 लोग, लेकिन उस इन्वायरमेंट शुरू से हम दोनों ने पढ़ाई वाला ही बनाया है, तो पढ़ने में मन तो बहुत लगता था इस नाते। और बाकी थोड़ा फैमिली का सपोर्ट हो जाए तो आपका मतलब वो सोने पर सुहागा वाली बात होती है, तो इस नाते फैमिली का सपोर्ट बहुत है। बाकी मेरी मम्मी थोड़ा वो कभी बोल देती थी, या और लोग जो हैं जैसे आपने कहा अगल बगल वाले या और भी कुछ लोग बोल देते थे कि अरे कब से तैयारी कर रही है, कब से पढ़ाई चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी, हमेशा पढ़ना ही रहता है, चलता रहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम ही लगा रहता है। तो ठीक है, सुन लीजिए, इग्नोर करिए, क्योंकि उसको कुछ कर नहीं सकते हैं उनके लिए। हम अपने काम पे फोकस रखिए। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और अपने ऊपर फोकस करिए, और उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो डीमोटिवेट करते हैं या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अपने आप पे फोकस करिए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव मतलब जो मोटिवेट करें, ऐसा नहीं कि जो डीमोटिवेट करें उनके साथ आपको रहना है। कितना डिब्बा मिठाई भेजेंगे जो लोग ये सब बोल रहे थे?
उन लोगों के घर मिठाई उठाई भेजे कि नहीं भेजे अभी? हाँ, मिठाई तो लगभग लोगों ने खा ली है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब दो लोग बोल रहे थे मिठाई पहुँची है उनके घर, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपने भेजे हुए हैं, मतलब आप लोगों ने खुद भी पूछे हुए। तो उन सवालों में जो बड़ा कॉमन सवाल था मेरा, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। एक जो बड़ा कॉमन ही सवाल था, सबसे पहला सवाल था जीएस को लेकर। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा आप किसी के सवाल का, क्योंकि भाई सबका कॉमन सवाल है और 2 से 3 महीने का ही सवाल है कि 2 से 3 महीने में जीएस का क्या करें, कैसे होगा। तो चलिए पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है तो वो आपको और बेहतर गाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके जीएस का आपने क्या किया, जितने भी आपके नंबर थे, और अगर आप मार्क्स बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो आपकी मर्जी। बाकी आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, केवल अभी जीएस पे ही बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे और भी सवाल आपके लिए रहेंगे, तो जीएस को लेकर बोलिएगा। और बच्चों ने ये भी कहा है कि बुक्स को लेके भी सर कुछ बताइएगा, तो मैं आप ही से पूछूंगा जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं। जीएस के लिए वैसे तो एसएससी थोड़ा सा मतलब इधर 4-5 साल से अगर देखें तो जब से टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है तब से जीएस का पैटर्न काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मतलब काफ़ी टिपिकल सवाल भी आते हैं जो आप थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये है कि जीएस के लिए देखिए लूसेंट पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। और उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स तो आपको किसी चैनल से पढ़ना पड़ेगा। अब चैनल का पर्टिकुलर नाम लेना, हाँ, कुछ लोगों ने चैनल का भी नाम पूछा था, तो अगर आप चाहें तो अगर कोई आपने पढ़ाई के दौरान अगर किसी चैनल का थोड़ा बहुत सहारा या हेल्प जो भी लिया था, आप जीएस को लेके बता सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स भी लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक का पूछा जाता है, तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पढ़ते रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, और फिर वो किसी का भी चैनल हो, जैसे इस समय कुमार गौरव सर का चलता है अच्छा। और बाकी मैंने तो कोरोना टाइम में मैंने थोड़ा अनअकैडमी के प्रति मैम से पढ़ा था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं, स्पीडी करंट अफेयर्स जो आती है रेलवे वाली, वो ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स थोड़ा अपडेट रहने वाली चीज़ें हैं, तो ऐसा सिर्फ पढ़ कर के नहीं, वो थोड़ा सा आपको मतलब न्यूज़ सुन के या कहीं से भी अगर आप जो है थोड़ा अवेयर रहेंगे, जैसे खेल वाली जो स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, या हाल फिलहाल में किसी की डेथ हो गई है किसी नामी व्यक्ति की, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे या क्या है कैसा। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम दिमाग में रखनी पड़ेगी। या अभी चंद्रयान 3 गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। बाकी चैनल का नाम मैंने बता दिया है, वो डेली बेसिस पे पढ़ने वाली चीज़ें हैं करंट अफेयर्स। और जीएस का लूसेंट स्ट्रेटेजी के लिए लूसेंट है, बेस्ट है वो लूसेंट बुक, एकदम बेस्ट है वो आपको यूपी के एग्जाम में। और एक सवाल मुझे और बताइएगा, लूसेंट को लेके बड़ा मतलब लोगों में एक कहते हैं स्टूडेंट और लूसेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही है, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास लूसेंट की बुक ना हो, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि बुक तो सब खरीद के आ रहे हैं, पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आखिर उसको पढ़े कैसे, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बुक मंगा रखी है, लेकिन उसको पलटना और उसके लिए क्या करें, आखिर लूसेंट अगर पढ़ना भी तो कैसे पढ़ें। लूसेंट पढ़ने के लिए देखिए वो गागर में सागर जैसी बुक है, मतलब वो है मतलब पतली सी दिखती है, लेकिन इतना कंटेंट है उसके अंदर कि उसको भी अपने दिमाग में स्टोर रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा लूसेंट को, पूरी बुक को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन गलत होंगे, ये मत सोचिएगा कि अब सारे क्वेश्चन सही ही होंगे, क्योंकि मेरे खुद के भी गलत होते हैं, सबके होते हैं, क्योंकि एकदम से इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना आसान नहीं है। तो इसलिए लूसेंट को कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, जितनी बार आप एग्जाम देंगे उतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सोचना कि नहीं अब हम एक बार पढ़ लिए हैं, 2 बार पढ़ लिए तो आप कितनी बार पढ़ेंगे फालतू में वही बुक, तो ऐसा नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा बार भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी बुक में मिलेंगे। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आए हैं वही क्वेश्चन आपको आके बुक में उसी बुक में मिलेंगे। तो इस नाते आपको पढ़ना तो पड़ेगा, उसको थोड़ा सा दिमाग को शांत करके और मतलब एकदम कंसंट्रेट होकर के लूसेंट को पढ़िए, और उसका हो सके
ना तो शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने पास, कुछ अपनी बुक मतलब कॉपी रख के ऐसा लूसेंट से शॉर्ट नोट्स बनाइए, तब पढ़िए। थोड़ा ये लंबा काम है क्योंकि लूसेंट खुद में इतनी मोटी बुक है, मतलब मोटी नहीं है लेकिन वो है मोटी, क्योंकि उसके में कंटेंट ज़्यादा है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग तैयारी करना शुरू किए ना उनके लिए बेस्ट है, अगर वो एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो उनका वो हमेशा साथ रहेगा, और फिर वो जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उसको पलट सकते हैं, देख सकते हैं। तो पूरी लूसेंट बुक पढ़ने से आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स है। बाकी लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, लूसेंट ही बेस्ट बुक है। वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो ही आपका काम करेगा हर बुक में, हर एग्जाम में। तो देखो भाई, आपके लूसेंट वाला सवाल मतलब आपके जीएस का सेक्शन का सवाल हो गया है। तो जो बताया मैम ने अभी फ़िलहाल सेलेक्ट हो चुकी हैं प्रगति गुप्ता जी, जैसा कि मैंने बताया हाई कोर्ट में स्टेनो के पद पे हैं भी। तो अब देखिए दूसरा सवाल एक और कॉमन चल रहा था रीजनिंग को लेके, जीएस को लेके आप सब समझ गए होंगे क्या करना है। आप अपनी भी रणनीति फॉलो करिए। बाकी जैसे जो कोई सिलेक्टेड अगर कुछ कह रहा है, ठीक है, तो उस बात को आपको मानना चाहिए। ऐसा नहीं अरे मैं ऐसे पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ता हूँ, वो तो भाई फिर ले डूबोगे अपने आप को, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, जो रीजनिंग का सवाल था। कई लोगों ने कहा है कि अभी तो ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हंसी मजाक में बीत जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर 35+ कैसे रीजनिंग में करें, तो फिलहाल ठीक है आप उसको भी अभी जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम कोई स्टूडेंट मैक्सिमम जितनी क्या मेहनत करके और किस तरीके से करके लगभग 45+ कर सकता है, कैसे कर सकता है, आखिर उसकी करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो पूरा पढ़ ले या जो भी आप सजेस्ट करना चाहें रीजनिंग का वो क्या करे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ मैं, और बहुत सारे जो तैयारी करने वाले, कोई 35, 42, 43, कई ऐसे भी जो 48। एक लड़की कमेंट करके बता रही थी कि सर मेरे 49 नंबर थे रीजनिंग में। तो भाई है, तो चलिए पूछते हैं कि रीजनिंग का क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे वो 45+ की तरफ देखें इन 2 महीनों में। 2 महीनों में ये है कि सर देखिए रीजनिंग के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। और बाकी रीजनिंग का भी वही है कि जब से टीसीएस एग्ज़ाम लेने लगी है तो रीजनिंग भी थोड़ी टिपिकल आ रही है, एकदम से आसान। जो पहले आती थी आज से 4-5 साल पहले की, लोग हर कोई 45+ आराम से बना लेता था 30-35 मिनट में एक रीजनिंग करके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक तो टाइम टेकिंग रीजनिंग भी आ रही है, वो अच्छा खासा टाइम ले लेती है आपका 40-45 मिनट, कुछ लोगों की तो 50 मिनट चले जाते हैं। लेकिन इतना टाइम आपको रीजनिंग पे नहीं देना है। अगर आप 50 मिनट रीजनिंग पे ही दे दोगे तो बाकी का 2 सेक्शन आप कैसे करोगे। इंग्लिश में तो 100 क्वेश्चन होते हैं तो फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए मैक्सिमम टाइम आपको जो है मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 मिनट ही देना है रीजनिंग को एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है। अभी हाल फिलहाल का 4-5 साल का ही देखिएगा, जब से मतलब टीसीएस पेपर कर रही है वो देखिए। और रीजनिंग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, सारे सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़िएगा, किसी भी चैनल से पढ़ लीजिए। रीजनिंग में सबने ठीक पढ़ा रखी है और मतलब सारे सब चैप्टर्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए आपके, तब आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। और फिर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग प्रैक्टिस वाली चीज़ है, उसमें लर्न करने जैसा कुछ है नहीं, रटने वाला कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रीजनिंग पे कमांड बनेगा आपका और आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जितना स्पीड बढ़ेगी उतना एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। और देखिए एग्जाम में 45 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा एकदम फंसाने वाले होते हैं, वो ना करने के लिए दिए होते हैं कि उनको करने में आप फंसिएगा मत। 48 क्वेश्चन अगर आपके हो गए हैं ना 40 मिनट में, तो बस वहीं से आप निकल लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। कोई मतलब नहीं है उस 2 क्वेश्चन पे फंसे रहने का पूरे टाइम, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे दिए होते हैं कि वो सिर्फ स्टूडेंट को फंसाने के लिए कि उनका टाइम किल हो वहाँ पे, और कुछ नहीं। तो बस मैक्सिमम 45 से 48 क्वेश्चन करिए, और 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा होते हैं फंसाऊ, तो उसमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में बेसिक क्लियर करिए पहले सारे चैप्टर्स के, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं या एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग के दिए हों वो लेकर आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और गलतियाँ भी कम होंगी आपकी। और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं रीजनिंग में। बस यही है इतना। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो आपके रीजनिंग का भी सवाल हो गया है। जितने लोगों ने कहा था 35+, 40+, 45+, कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें आपने देख ली है। अब देखो सवाल अब आ गई है इंग्लिश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग इंग्लिश का सेक्शन है, तो सारे ही सेक्शन पे बात करेंगे। साथ ही साथ कैसे तैयारी की मैम ने, और किस चीज़ों को मतलब कि उन्होंने इंग्लिश को, आप जानते हो 100 नंबर का पेपर है, उस पेपर को कैसे डील किया गया, कितने मिनट में पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में कितने मिनट में उसको सॉल्व किया गया, कितने नंबर आपने मतलब स्कोर किए इंग्लिश में, और भी मतलब बेसिक से जितनी भी बातें रहेंगी उन सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा
ये आपने रीजनिंग और जीएस के बारे में सब कुछ बताया, बहुत अच्छी बात है। जो आपने सोर्सेज बताया वो भी सही है। अब आप बताइएगा कि कैसे सारे स्टूडेंट इंग्लिश को लेके पढ़ें और प्रैक्टिस कैसे करें, इन दो बातों को लेके सबसे पहले आप कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि अगर मान लीजिए स्कोर, कई सारे बच्चे अलग अलग सेक्शन को लेके अपना स्कोर बताते हैं कि कम था ज़्यादा था, उसको लेके भी हम लोग एक सवाल करेंगे। ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो एमडी पब्लिकेशन की बुक आती है जो अजय कुमार सिंह की, वो बुक हम ले सकते हैं। वो बुक बेस्ट है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा पेपर्स उसी में दिए हुए हैं, तो उसको आप लीजिए, उसको 2 से 3 बार उसको भी लगाइएगा। उसमें जितने भी वो कैप्स दिए हुए हैं, हर सेट के पीछे उसमें वर्ड मीनिंग दी हुई है, उसको आप अच्छे से याद करिएगा एकदम। मतलब उसको एकदम अच्छे से एकदम कंठस्थ करना है, क्योंकि वही वो कैप्स पूरा रिपीट होता है एग्जाम में। और उस बुक में आगे जो है इडियम फ्रेज भी दिए हुए हैं, तो इडियम्स भी वहीं से तैयार करिएगा। और क्योंकि इडियम भी वहाँ से आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एमडी पब्लिकेशन से मिल जाएगा इंग्लिश में वो कैप्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहें तो ब्लैक बुक ले सकते हैं वो कैप्स के लिए। ब्लैक बुक भी बेस्ट है। ब्लैक बुक में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दी हुई है और एमडी में थोड़ा सा है कि इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग दी हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी है प्रीवियस ईयर, दोनों बुक बेस्ट है, आप दोनों से पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक से भी पढ़ेंगे तो भी अच्छा स्कोर होगा। एक बच्चे का सवाल ये भी था, मतलब तैयारी कर रहा, वो भी अभी शायद फर्स्ट बार अटेम्प्ट में, कहता है सर बुक्स इतनी मोटी मोटी हैं, एमबी की भी उतनी मोटी बुक, ऐसे ब्लैक बुक का भी लगभग वैसे ही है, तो वो ये भी बोल रहा था कि सर इसको देख के ही डर लग रहा था, कैसे उसको पढ़ें आप? आपने बताया कि मीनिंग वगैरह याद थे, क्या मतलब उसको 2-3 बार करना है या एक ही बार में, कैसे? अब एक ही बार में पढ़ने के बाद एक ही बार में सिलेक्शन हो गया तो फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा एक ही बार में हुआ नहीं, तो मैंने तो कई बार पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत मोटी बुक है, डर लग रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम बाद आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर वही मैंने कहा ना, जैसे लूसेंट की बुक देखने में ही पतली है, तो आप देखने में पतली बुक लेकर करेंगे भी क्या, वो आपको लगेगी उतनी ही भारी, क्योंकि कंटेंट उसमें ज़्यादा दिया है। और एमडी में है थोड़ी मोटी बुक बना दी है, क्योंकि उसमें सेट मतलब 4-5 साल क्या, मतलब कई सारे साल, मतलब कई ईयर्स के, और पूरा एसएससी जितना भी पेपर करवाती है साल भर में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और जो भी है सीपीओ वगैरह, सारा कुछ पेपर उसमें दिया है। तो ऐसा मत कि हमें सिर्फ स्टेनो का पेपर देना है तो हम स्टेनो का ही पेपर लगाएंगे, सारा लगाइएगा, ठीक है। मैंने सारा लगाया है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो के हर एग्जाम में इधर से उधर, सीजीएल से सीएचएसएल, सीएचएसएल से स्टेनो, स्टेनो से एमटीएस, यही घूमता रहता है। प्रीवियस ईयर ही पूरा घूमेगा आपके पेपर में, तो इसलिए सारे मतलब पेपर्स लगाइएगा, सिर्फ स्टेनो का नहीं लगाइएगा। और सारे वो कैप्स भी याद करिएगा, इडियम्स और ये सारा कुछ, सब कुछ तैयार करना है आपको। मोटी मोटी बुक से कुछ होता नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब भूल जाएगा कि हमने इतनी मोटी बुक पढ़ी है, इतना क्या मेहनत किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, कई अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं इंग्लिश में, जैसे नो एरर का पोर्शन है, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट का है, बहुत सारे सेक्शन है। तो उसमें एक सवाल पूछा गया, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर क्लोज टेस्ट में कैसे नंबर गेन करें, क्या करें क्लोज टेस्ट के लिए? क्लोज टेस्ट तो पूरा प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जैसे पहले तो आपको ग्रामर क्लियर करना ही है, क्योंकि ग्रामर तो आपको पढ़ना ही है। ग्रामर से आपका नो एरर, इम्प्रूवमेंट, ये सारे सेक्शंस बनते हैं क्वेश्चन, तो वो पढ़ेंगे आप। तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट में भी मिलेंगे। बाकी क्लोज टेस्ट जो है वो कैप बेस्ड भी होता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और क्लोज टेस्ट थोड़ा सा टफ तो है, मान सकते हैं, लेकिन वो आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, इस एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर को निकालने के लिए आपने कितने लगभग क्लोज टेस्ट लगाएंगे? कुछ आपको याद है कि इतना क्लोज टेस्ट, भाई मैंने इतना फिक्स क्लोज टेस्ट लगाया था? क्योंकि कई सारे बच्चे मुझसे ये कहते रहते हैं हमेशा, जो बैचेज में, ऑनलाइन बैचेज में, वो कहते रहते हैं कि सर 10 क्लोज टेस्ट लगा लिया, 50 लगा लिया, कितना लगा लिया कि मतलब अच्छा हो जाए। तो क्या कितना लगाने का या फिर समझना है, क्या करना है, वो थोड़ा बताइएगा। देखिए, गिनती लग करके तो हम नहीं लगा सकते हैं, ना किसी चीज़ की गिनती है, ना किसी चीज़ की लिमिट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वही है ना बात, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा इंग्लिश में, और कमांड भी बनता जाएगा वहीं से। तो और फिर एग्ज़ाम में आपको जो है नया सा नहीं लगेगा कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, ये मैंने कहाँ मतलब कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। और किसी चीज़ की गिनती करके और लिमिट करके ना करिएगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा कि कितने अटेम्प्ट में होगा। तो मैंने शुरू में हम भी यही सोचते थे कि शायद इसी बार सिलेक्शन हो जाए, इसी बार सिलेक्शन हो जाए, लेकिन देखिए करते करते 4-5 अटेम्प्ट लग गए मुझे। तो इसमें घबराने से नहीं होगा कि नहीं बस 10 क्लोज टेस्ट, बस 50 क्लोज टेस्ट, किसी चीज़ की गिनती नहीं है। बस ये है कि हाँ, आपको जब तक लगता है आप करिएगा, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है।
हालांकि फ्रस्ट्रेशन होता है समय के साथ, लेकिन आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होता है आपको लेना है तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर उसमें गिनती से नहीं कि 10 या 50 कुछ भी नहीं। कोरोना टाइम में मैंने पूरा टाइम पढ़ा है, तो मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने टाइम। मैंने सबसे पहले कोरोना टाइम में ही लूसेंट पढ़ा था, तो 3 बार मैंने लूसेंट, 2 बार कोरोना टाइम में पढ़ा है, 1 बार बाद में पढ़ा है। तो उस टाइम इतना ज़्यादा टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए कि दिन भर पढ़ते ही रहते थे। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि एक क्लोज टेस्ट या ये ऐसा कुछ नहीं, रोज़ एक लगा लिए। एक का शायद आपका सेट आता था सर उस समय, तो PDF बना के, तो जितना भी रहता था उसमें 2 क्लोज टेस्ट, जितने एग्जाम में आते हैं हमारे 2 ही आते हैं, हाँ 10-10 क्वेश्चन के, तो वो 2 आपका हर प्रैक्टिस सेट में रोज़ आता था, तो 2 हम रोज़ ही लगाते थे। इसलिए गिनती करके कोई काम नहीं होगा और बाकी आपको करना पड़ेगा, घबराने से नहीं होगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर कितना नंबर क्लोज टेस्ट में, मतलब जैसे अलग अलग सेक्शन है, कई लोगों का बहुत तगड़े से डाउट है कि ये वाला कैसे करेंगे, तो अगर क्लोज टेस्ट में वो 20 नंबर के, जैसे इस बार SSC ने 4-4 करके 5 पूछ लिया, कभी 10 करके 2 पूछा रहा था, तो मुझे ये बताइएगा कि कितना नंबर इस 20 नंबर क्वेश्चन में कितना अगर वो लेके आ रहा है इस वक्त, तो वो बहुत बढ़िया, मतलब ट्रैक पे अच्छा कर रहा है। केवल स्पेशली क्लोज टेस्ट में मतलब 20 नंबर के पेपर में कितना करता है? स्पेशली क्लोज टेस्ट देखें तो 12 से 15 नंबर बेस्ट है, और अच्छा आ जा रहा है आपका तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर थोड़ा सा टिपिकल है तो 12 से 15 नंबर बना बेस्ट है मुझे लगता है। मतलब अगर मिनिमम स्कोर 15 वो कर रहा है तो ठीक है। चलिए, अभी मुझे और बताइएगा कि आपने कौन से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, जैसे होता है ना बहुत सारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं बच्चे, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपने अपने MB को लेके, ब्लैक बुक को लेके सारी चीज़ें बताई। और भी क्या क्लासेस आपने और भी कुछ एक्स्ट्रा किया था या बस MB और ब्लैक बुक पे ही फिनिश था? नहीं सर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक बेस्ट है SSC के लिए। बाकी ग्रेडअप भी दे सकते हैं, ग्रेडअप भी अच्छा है। और जहाँ से भी आप देना चाहें, ऑलिव बोर्ड है और भी कई सारे हैं, तो आपको जहाँ से लगता है ट्रस्टफुल, मुझे तो टेक्स्ट बुक बेस्ट लगता था, तो टेक्स्ट बुक मैंने दिया है। और बाकी सर आपका नोट्स था, तो नोट्स से मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन मुझे पूरा वहीं से क्लियर हुआ है। और बाकी जो है आपके जो PDF वगैरह आती थी एग्ज़ाम कोरोना टाइम में, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट रहता था मेरा, इंग्लिश का पूरा 100 क्वेश्चन जैसा एग्ज़ाम में आता है वैसा ही था, तो उसको मैंने किया था। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट लगाइएगा। देखिए, एग्ज़ाम के आने से 1 हफ्ते पहले बंद कर दीजिएगा। अगर अगले हफ्ते आपका पेपर है तो 1 हफ्ते पहले मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए मॉक टेस्ट लगाना। मतलब मॉक टेस्ट आप लगाइए 1-1.5 महीने पहले से लगाइए, या और पहले से भी लगा सकते हैं, और उसको रिवीजन करिएगा। सिर्फ लगा के छोड़ मत दीजिएगा। उसमें देखिएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, ताकि वो एग्ज़ाम में गलती फिर से ना हो। तो गलतियाँ अपनी सुधारिएगा मॉक टेस्ट लगाने के बाद। और मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा देखिएगा कि कितना मिनट हमें रीजनिंग पे, GS पे और इंग्लिश पे, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना नंबर देना है, ये सारी चीज़ें फिक्स करके जाइएगा एग्ज़ाम में। तब जो है आप वहाँ पे अच्छे से स्ट्रेटजी बना पाएंगे, क्योंकि SSC जो है वो स्पीड का पेपर है। 100 क्वेश्चन इंग्लिश और बाकी 100 ये, मतलब 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करना ही अपने आप में थोड़ा सा टफ है। मतलब टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं पे लैग कर जाएंगे। फिर आप मतलब टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, ऑलिव बोर्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से लगाइएगा, और उसको रिवीजन ज़रूर करिएगा। उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन करिएगा कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया PDF होना, पहले क्या था ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस दे तो रहा था, लेकिन यूट्यूब पे इतना कुछ सब कुछ था नहीं। तो क्या होता था, ऐसे PDF की फ़ोटो, मतलब कहीं अलग अलग बुक से PDF की फ़ोटो खींच के उसके बाद ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पैटर्न बना के भेज दिया जाता था। पहले तो ऐसे हो जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो चूँकि चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, तो जैसे ऐप आ गया है, ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप, उस पर भी मॉक टेस्ट अब अपलोड कर दिए जाते। तो पहले उस टाइप का था, अब दूसरे टाइप का, मतलब सीधा पैटर्न आ गया। ओके, और कोई सवाल? तो बच्चों के इतने ही सवाल थे। कुछ लोगों ने और भी 1-2 सवाल पूछे थे, वो मैं पूछ के फिर क्लोजिंग करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, बच्चे एकदम परेशान हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन थे जो बड़े ही अच्छे थे। GS को लेके भी आपने बता दिया, स्कोर कैसे करें उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, सही है। कुछ क्वेश्चन थे, तो हाँ, थोड़ा शॉर्ट हैंड को लेके बताइएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं 1-2 सवाल जो 4 क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था, क्या चीज़ें, मान लीजिए किसी का 2-3 बार में नहीं हुआ, चलिए इसका जवाब वैसे आपने दे ही दिया है कि 3-4 बार अटैम्प्ट कंप्लीट किया, किन्हीं वजह से फिर मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, वो सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो ये बताइएगा, जैसे मान लीजिए अब ये आखिरी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, बाकी 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट हैंड को लेते रहे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया। अब जो बचे हुए दिन हैं, जैसे आज मान लीजिए कि आज 23 जुलाई है, 12-13 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाना है, 2 अगस्त को फॉर्म होगा।
कुल मिला जुला के मान ले तो 2 महीने 2.5 महीने अपने पास है, ठीक है, 2 से 2.5 महीने। इन 2-2.5 महीनों में क्या करे आखिर कोई स्टूडेंट, मतलब वो एक अच्छा स्कोर कर सके, भले पहले से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्या कितना करे, कितनी लिमिट की चीज़ें बस वो पढ़ लें। जैसे इंग्लिश में कितना कर ले, जीएस में कितना कर ले, लूसेंट को ही पढ़ ले और कुछ पढ़ ले, और बाकी रीजनिंग में कितना कर ले। एक कोई मतलब थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा। इसी 2.5 महीने में क्या करें? जैसे होता है ना, बहुत लोग क्रैश कोर्स लेके आते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ लाते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चा खुद से कर पाए या किसी के गाइडेंस में भी कर पाए इस 2.5 महीने में? अगर 2-2.5 महीना बचा है तो मुझे लगता है जब 1 महीना रह जाएगा तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना जरूर शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपने कितना अभी तक तैयार किया है, कितना आप कर पा रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, सारा कुछ वहीं से आपको पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आपको वहीं से पता चलेगा। तो 1 महीने पहले से तो ज़रूर लगाना शुरू कर दीजिएगा मॉक टेस्ट। और अभी जो 1 महीना बचा है उसमें आप देखिए जितना अभी तक पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, पहले तो जो लोग पढ़े हैं वो लोग अब रिवीजन शुरू कर दें मुझे लगता है। और रीजनिंग में प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक क्लियर कर लीजिएगा पहले सारे चैप्टर्स के, और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। और इधर सिर्फ रिसेंट का जो 4-5 ईयर्स का पेपर हुआ है वही लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही लगाइएगा, और सारे पेपर्स लगाइएगा। जैसे मैंने पहले कहा CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, जो भी SSC पेपर लेके सारे पेपर्स के रीजनिंग लगा लीजिएगा। और QMaths जो है उस पर आपको सारा पेपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सारा रीजनिंग लगा लीजिएगा। GS भी वहाँ से देख लीजिएगा एक बार कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन रहा है फिलहाल के 1-2 सालों में, पीछे जो 1-2 साल के पेपर हुए हैं उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बना है, मतलब किस किस सेक्शन से क्वेश्चन उठे हैं, स्पोर्ट्स से या कहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारा कुछ देख के उन टॉपिक्स पे थोड़ा मेहनत करिएगा कि स्पोर्ट्स वगैरह है या किसी की डेथ हुई है या कोई जो ये ग्रैंड प्रिक्स वगैरह हाल में, और जो कोई गेम वगैरह होता है या चंद्रयान गया अभी है, तो जैसा भी जो हुआ है हाल फिलहाल की घटना है वहाँ से क्वेश्चन पूरा तैयार करिएगा, सब कुछ ये सारा कुछ करना है। इंग्लिश में भी आपको पूरा प्रैक्टिस है, तो वो कैप्स अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो कैप्स में MB भी काफ़ी मोटी बुक है और ब्लैक बुक भी, तो अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना भी पढ़ा है अभी तक नहीं पढ़ा है वो सारा कुछ आप अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, इडियम फ्रेज का और वर्ड मीनिंग का, और जो आपने सेट लगाए हैं उसको भी एक बार पलटते जाइएगा, देखते जाइएगा। और ये सारा कुछ करने के बाद आप 1 महीने पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको अपनी कमियाँ वहाँ से पता चल जाएंगी कि कहाँ कहाँ मेरा कम नंबर आ रहा है, तो उस पर आप फिर मेहनत करिएगा। अच्छा, इस एक आखिरी सवाल थोड़ा सा बचा हुआ है। इस दौरान 4-5 सालों में जब भी कभी ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आए हुए हो और मतलब ऐसा कभी रोना टाइप का आ गया हो कि मतलब यार फिर नहीं हुआ मेरा, ऐसा कभी हुआ? मतलब हुआ था, हर बार हुआ है, कभी हुआ है 1-2 बार ऐसा? और इस बार का जब थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सी बार का जो था उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार देखो इतना मेहनत किया था, इस बार अभी नहीं हुआ। और एक रिएक्शन दीजिएगा जब अभी फाइनल हुआ तो कैसा मतलब फील हो रहा था। फिलहाल पहले अभी रोने वाले को बताइए, ऐसा कोई ईयर का था कि मतलब लगा कि यार अब तो जब मैंने बताया जैसा कि 2019 SSC स्टेनो में मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, और सबसे ज़्यादा मेहनत शायद उसी टाइम हुई थी क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था, तो बहुत लंबा टाइम मिल गया था पेपर के लिए। हालांकि मैं पूरे टाइम पढ़ती रही, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने टाइम पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 200 में से 150 मार्क्स थे मेरे, लेकिन कट ऑफ जो गई थी वो 152 गई थी, तो मेरे 150.5 मार्क्स थे, तो लगभग 1.5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब क्या, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ। 150 स्कोर था, 150.5 स्कोर था मेरा, तो यही लग रहा था कि मतलब इतना नंबर लाने के बाद भी, मैं जनरल से हूँ तो जनरल में जो है कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, तो यही सब देख के मुझे लग रहा था कि कब होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे अपने ऊपर डाउट होने लगा था, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसा सब दिमाग में आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी उस समय। लेकिन फिर भी 2020 का भी पेपर दिया मैंने, फिर उसमें भी शायद 3-4 मार्क्स से रह गया। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ 2022 में, और उससे पहले मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो गया, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी समय हुई क्योंकि पहला सिलेक्शन था, वो मेरा पहली नौकरी थी, तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सबसे ज़्यादा मेरे पापा, उसके बाद हम और भाई, सब लोग, मम्मी, सब लोग घर में बहुत खुश थे। तो उसके बाद अभी तो मेरी ज्वाइनिंग ही हो गई है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होम डिस्ट्रिक्ट मिला है मुझे उसमें, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन भी कर लिया है अभी 10 दिनों से। और सब तो अपने सिलेक्शन की खुशी कैसे आपने मनाई थी? क्या कोई वीडियो क्लिप वगैरह रखा हुआ है आपने कुछ ऐसा सिलेक्शन का? अगर रखा होगा तो पहले तो ये बताइए कोई वीडियो बनी थी या नहीं बनी थी, क्योंकि अक्सर करके जब सिलेक्शन होता है एक अलग ही रिएक्शन रहता है पूरी फैमिली का, तो वो थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये आखिरी सवाल है आपसे।
एट वंस तुरंत तो नहीं मनाया गया कोई ऐसा सेलिब्रेशन, लोग खुश थे उस टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े दिन बाद एक दो हफ्ते बाद मैंने सेलिब्रेशन किया था। तो उसके बाद जो है मेरा और मेरे भाई का सिलेक्शन साथ में हुआ था, तो इसलिए पूरा सेलिब्रेशन घर में दो नौकरी एक साथ लगी है। पूरा सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ था। उसकी वीडियो क्लिप है मेरे पास, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो शेयर कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ें सेलिब्रेट की गई थी, मतलब बहुत अच्छे से, मुझे बहुत खुशी थी उस टाइम, मेरा बहुत मन था, तो इसलिए मैंने सेलिब्रेट किया था उसको उस टाइम। चलिए दोस्तों, बहुत ही काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा, और आखिरी सवाल शॉर्ट हैंड को लेके, वैसे वो सवाल रिटन के बाद ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो सवाल के लिए बताइए, शॉर्ट हैंड का मतलब कि कई बच्चे होते हैं इसको लेके भी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी इतनी गलतियाँ निकलती हैं, कभी वो पूरा लिख नहीं पाता है। कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आपने शॉर्ट हैंड मतलब सब कुछ प्रिपेयर था, और एसएससी हॉल में या जहाँ भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर गए हुए थे, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि यार हम लिख ही नहीं पाए? क्योंकि एक बच्चे का ये भी सवाल था कि जब हम 10 मिनट के लिए शॉर्ट हैंड वहाँ पे बैठ के लिखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है। ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि मतलब कि दिमाग में कुछ भी चलने लगता है 10 मिनट में? सही बात है या क्या? मतलब बताइए आपका क्या मतलब अनुभव है उस पर? शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा पहले, तो थोड़ा सा है, मतलब आपको एक अलग स्किल है, तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स लगेंगे स्टार्टिंग में। किसी को थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, कोई जल्दी भी सीख जाता है, थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने 4 महीने में सीख लिया तो हर कोई 4 महीने में ही सीख लेगा, चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता है। मैंने भी पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखा था, फिर वहाँ से मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने फिर हिंदी शॉर्ट हैंड सीखा। तो एक तरह से मैंने दोनों ही सीखा है, मगर हिंदी में मैं परफेक्ट हूँ। हिंदी स्टेनोग्राफर हूँ मैं फ़िलहाल में, तो हिंदी स्टेनो सीखा है मैंने। स्टेनो सीखने के लिए आपको एग्ज़ाम में क्या था, मतलब कभी ऐसा हुआ कि मन में अरे यार मैं लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ कभी या होता है ऐसा? नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा आपको उस 10 मिनट के लिए, क्योंकि एसएससी में 10 मिनट का स्किल टेस्ट होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिर्फ 5 मिनट का हुआ था। तो लेकिन ये है कि 5 मिनट का मैटर उसमें टफ बोला गया था थोड़ा, मतलब शब्द बड़े बड़े थे और काफ़ी जो है ये मतलब लीगल वर्ड्स थे, तो वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, तो मेरा आराम से हो गया। बाकी 10 मिनट का जो स्किल टेस्ट होता है एसएससी में, तो उस 10 मिनट तो आपको पूरे फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आपका छूट जाएगा फिर, और फिर शायद कंसंट्रेशन बन ना पाए। एक बार मेरे साथ हुआ ऐसा कि हल्का सा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। वो भी चीज़ें पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है शॉर्ट हैंड, तो आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। और मतलब वो भी पूरा प्रैक्टिस पे, टाइपिंग भी पूरा प्रैक्टिस पे है। और एग्ज़ाम से पहले जितना से ज़्यादा होगा उतना प्रैक्टिस करिएगा। और एग्ज़ाम रिटन होने के बाद जैसे ही 1 हफ्ते में आ जाती है आंसर की, हफ्ते 10 दिन में आ ही जाती है अब, तो जैसे ही हफ्ते 10 दिन में आंसर की आ जाए, आपको लगे अगर अपना स्कोर देखकर कि अब मतलब मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या मुझे स्किल टेस्ट देने को मिलेगा, अगर सिर्फ स्किल टेस्ट देने को भी मिलेगा तो आप तुरंत शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, एकदम से ऐसा नहीं है कि आज ही सीखना शुरू किया कल ही परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। तो इसलिए आपको अपना स्कोर देखिए, आंसर की से स्कोर जरूर मिलाइएगा। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे स्किल टेस्ट देने को मिलेगा, आप तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। स्किल टेस्ट मतलब शॉर्ट हैंड की तैयारी एकदम अच्छे से करिएगा। और जो भी 4 to 5 मंथ, जैसे इस बार तो 2.5 महीने मिले थे, फिर बाद में 1 महीना और मिला, तो सारा कुछ मिला के जो भी टाइम मिलेगा वो सब बात की बात है। लेकिन आप लोग जो है तैयारी उसी समय से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में, फिर प्रैक्टिस करने में और स्पीड लाने में। 80 के लिए 100 की स्पीड और 100 के लिए 110 120 की स्पीड चाहिए ही चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ये सोचिए कि 80 का स्पीड टेस्ट है तो हम 80 लिख के जाएंगे तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80 हम यहाँ लिखते हैं, एग्ज़ाम में जाके अलग प्रेशर होता है। तो एग्ज़ाम में फिर हमें, इसलिए हमें जो है एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो 80 के लिए 100 की स्पीड और 100 के लिए 110 115 की स्पीड चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो एग्ज़ाम आंसर की आते ही आप लोग तुरंत शॉर्ट हैंड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही बड़ा ये इंटरव्यू हो गया है, बाकी मुझे लगता है 30-35 मिनट का हो गया होगा, फिलहाल ठीक है। अब बीच बीच में इनका अनुभव मिलता रहेगा, क्योंकि अब ये अपने ही शहर में ही हैं जहाँ से इनका घर है। लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है? 10 किलोमीटर पे है मेरा कोर्ट। 10 किलोमीटर की दूरी घर से, कितना बढ़िया घर पे नौकरी करते हैं ना। देखिए बाकी आगे इनका खुद का फैसला रहेगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर वाली नौकरी को जो भी डीवी वगैरह होना है वो सब चीज़ें कराएंगे या नहीं कराएंगे, जैसा भी इनका अनुभव रहेगा आगे बीच बीच में जब ऐसा लगेगा। बाकी मैम ने एक अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है,
तो थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे कि ये क्या करेंगे उस पर, क्योंकि चूँकि इंसान जब सेलेक्ट हो जाता है, लोगों को अगर गाइड करने लगता है तो रास्ते थोड़े और आसान हो जाते हैं। तो कुछ बताइए मैम, आपने सुना है कि यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है, तो क्या नाम है चैनल का और क्या मतलब उस पर क्या पर्पज़ आप लेके आना चाह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से जब आप क्लासेस वगैरह कर रहे थे तभी आप कहते थे कि आने वाले दिनों मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी, या ऐसा कुछ सोचा था आपने? तो आखिर उस चैनल पे क्या होगा और चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम मेरे वर्चुअल क्लासेस है, और चैनल मैंने शुरू किया था थोड़ा सा कोरोना टाइम में, लेकिन फिर मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा बिजी हो गई थी तो चैनल कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब फ़िलहाल में मेरा एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, तो अब थोड़ा सा टाइम निकालते हैं उसके लिए। और चैनल पे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जाएंगी, एसएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड सारा कुछ। यूपी के एग्ज़ाम्स भी मैंने कई सारे दिए हैं, तो उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। तो बाकी मतलब पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा मोटिवेशन, सारा गाइडेंस आपको उस चैनल पे मिलेगा। चैनल का नाम वर्चुअल क्लासेस है। तो चैनल का नाम वर्चुअल क्लासेस है और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जाइएगा। आने वाले दिनों में कई बार आप हताश हो जाएंगे, कई बार आपको लगे ये वाला कैसे होगा, ये कैसे होगा, जाइएगा मैम के चैनल पे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा कि ये नहीं तैयार हो, वो आपको वहाँ से गाइड कर दूँगी, ठीक है? चलिए आज का इंटरव्यू यहीं पर रोकते हैं।